तो स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हम सिद्धांत एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सत्यम सिंह, लेकर आया हूं आप सबों के लिए बीएसईबी क्लास 10th के 2024 बैच के लिए एक क्रैश कोर्स जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लगभग सभी विषयों के बारे में, विषयवार क्रमवार क्रमानुसार बेहतर जानकारी, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इन सभी चीजों के बारे में आप बेहतर नॉलेज के साथ, बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ हमारी टीम आई है आप सबों के लिए, आपके बेहतर के लिए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकें इस 2024 के इस एग्जाम में और आप अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो सकें। बच्चों में आज के सेशन में हम बेसिकली ज्योग्राफी क्लास 10th के जो ज्योग्राफी पोर्शन है, भूगोल का जो पार्ट है, आज हम उसको लेके आए, जिसमें हम आज पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर मानव संसाधन और उससे संबंधित डिटेल्स, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके डिस्क्रिप्टिव आंसर को भी हम लोग जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। बच्चों आपको बस करना क्या है, आपको सिद्धांत एजुकेशन के पेज पे जाना है और वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर आपको लिंक वाइज आपको सभी सब्जेक्ट्स के जो पीडीएफ साथ में वीडियोस सभी अवेलेबल होंगे। वीडियोस के लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे बेसिकली पीडीएफ के, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात बच्चों मैं हमेशा कहना चाहता हूं, अगर सफलता चाहिए तो डेफिनेटली आपको सिद्धांत एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा ताकि आप बेहतर मार्क्स सिक्योर कर सके। तो हम देर नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली ज्योग्राफी का सबसे पहला पोर्शन जिसे हम कहते हैं मानव संसाधन। तो सबसे पहला सवाल बेसिकली इसमें क्या आएगा, सबसे पहला सवाल हमारा जो आएगा वो आएगा संसाधन किसे कहते हैं। क्या पूछेगा बेटा, संसाधन किसे कहते हैं? तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, मानव जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। देखिए इंसान की जिंदगी में जितनी भी तरह की चीजें उसके यूज की हो सकती है, उसके काम की हो सकती है, वो सारी चीजें क्या कहलाएगी बेटा, वो सारी चीजें संसाधन कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, जैसे हम बात करते हैं जैसे जल, अब इंसान अगर पानी का यूज कर रहा है, अभी हम देख रहे हैं बेटा पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ना, इसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो जल हो गया, पेड़ पौधे हमारे लिए बेहतर फ्यूल का काम करता है, ईंधन का काम करता है, इससे हमें कई सारी चीजें मिलती है ना, बिल्डिंग्स वगैरह हो गया, चाहे वो फल फूल हो गए, लकड़ियां हो गई, हर तरह की चीजें तो मिलती है हमें जो है। तो यहाँ पे पेड़ पौधे भी क्या हो गए, हमारे लिए संसाधन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिट्टी तो भैया बिना मिट्टी के तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो मिट्टी भी क्या है, हमारे लिए संसाधन कार्य करती है। अच्छा एक बात बताइए, अगर खेती की हम कल्पना करें और मिट्टी को हटा दें तो क्या बेटा हवा में खेती करोगे? पॉसिबल ही नहीं है ना, बिना मिट्टी के तो खेती हो ही नहीं सकती, हवा में तो खेती होगी नहीं। तो इसलिए संसाधन में हम मिट्टी को भी लेते हैं। संसाधन में जितने एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं। जैसे अगर हम बात करें पहाड़ की, तो पहाड़ भी हमारे लिए संसाधन है। अगर हम बात करें नदियों की, तो भी क्या है, हमारे लिए संसाधन है। अरे और तो और छोड़िए, अभी बिहार में एक ही चीज चल रहा है, बालू, वो भी हमारा संसाधन ही है कि नहीं। स्पेशली हमारे क्षेत्र का संसाधन तो एकमात्र यही था जो अब खत्म होने वाला है। खैर ये पॉलिटिकल बातें हैं, हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक बात इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है नोट में कि संसाधन जो है वो भौतिक और जैविक दोनों प्रकार के होते हैं। संसाधन जो होते हैं वो भौतिक भी होते हैं और जैविक भी होते हैं। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए संसाधन क्या संसाधन जैविक प्रकार के हो सकते हैं या फिर भौतिक प्रकार के हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है इसमें दोनों ही चीजें होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो संसाधन को कई आधार पर बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहला आधार है, अगर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को हम देखें तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है हमारे कितने प्रकार के होंगे? बेटा बहुत ही सिंपल सा आंसर है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। देखिए सीधा जानकारी ऐसी ही मिल रही है हमको कि जैव संसाधन जो है वो जैविक संसाधन, मतलब हर वो चीज जो बेसिकली सजीव है यानी कि लिविंग है ना। देखिए हर वो सजीव वस्तुओं का समूह जो है क्या कहलाता है? जैव संसाधन कहलाता है बेटा। जो सजीव है वो सब क्या कहलाएंगे? जितने भी सजीव वो सब क्या कहलाएंगे? जैव संसाधन कहलाएंगे। और वहीं अगर निर्जीव वस्तुओं का कलेक्शन ले लें, समूह ले लें, तो क्या कहलाएगा? अजैव संसाधन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में जो हम देख रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये भी बेसिकली क्या है? जैव संसाधन है। यहाँ पे इंसानों की आबादी, अगर किसी देश की आबादी अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो देश पर बर्डन नहीं बनेगी। किस केस में? जब वही आबादी अगर आपके पास स्ट्रेंथ, तो आपके पास एक बहुत बड़ा संसाधन होगा, एक बहुत बड़ी स्किल्ड लेबर की फोर्स होगी आपके पास में, जिसके जरिए देश जो है दिन दोगुनी और रात चौगुनी प्रोग्रेस कर सकता है। लेकिन पॉपुलेशन अगर आपके पास अनस्किल्ड हो, यानी कि बिल्कुल बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी फौज हो जिसके पास किसी भी तरह का स्किल नहीं है, तो वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो है बिल्कुल नुकसानदायक है। रे अलग हाँ, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, अब यहाँ पे दिख रहा है बेसिकली किस तरह के जानवर दिख रहे हैं। आपको पता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कैटल रियरिंग जो होता है, यानी कि जानवरों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इनसे कई तरह की चीजें, इनके द्वारा प्रोड्यूस की गई जो वस्तुएं वगैरह है वो उन सभी का निर्यात होता है, कई जगह पे आयात होता है। ये सारी चीजें बेसिकली देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो ये भी एक तरह का क्या है?
बेटा संसाधन आते हैं और इनको भी हम लेते हैं जैव संसाधन के कैटेगरी में। जैव संसाधन की बात करें तो अजैव संसाधन की बात करें तो यहां पे हम पहले ही बताया बेटा कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, अजैव संसाधन। जो निर्जीव वस्तुओं का समूह है उसे क्या कहेंगे, अजैव संसाधन। ठीक है, इस क्रम में हमारा क्या आ जाएगा, मिट्टी आ जाएंगे, पानी आ जाएगा, पहाड़ आ जाएगा, झरने आ जाएंगे, ये रेत आ जाएगा, बालू जिसको बोलते हैं, ये सभी चीजें बेसिकली। इसके अलावा और भी आ सकते हैं, जैसे मेटल हो गए, ये धातु वगैरह जो हो गया, ये भी क्या हो गया, अजैव संसाधन के रूप में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड फेज जो आता है, हमने बताया कि संसाधन को कई कैटेगरी में बांटा गया है, संसाधन को कई तरह के कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से अब सेकेंड कैटेगरी जो है वो उसकी उपयोगिता के आधार पर संसाधन को बांटा गया है, मतलब उसकी उपयोगिता। तो इसमें दो तरह के संसाधन आते हैं, एक आता है नवीकरणीय जिसको हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी बोलते हैं, दूसरा आता है हमारा अनवीकरणीय संसाधन, इसे हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं। अनवीकरणीय और नवीकरणीय जो है, दोनों के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले नवीकरणीय को देखते हैं। नवीकरणीय संसाधन बेसिकली कहा जाता है वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, मतलब अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो इसकी पूर्ति लगातार होते रहेगी, है ना। तो ऐसे जो संसाधन है इसको कहते हैं लोग नवीकरणीय संसाधन, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य प्राणी। ठीक है, ध्यान समझिए, वो संसाधन जो खत्म नहीं होगा, हम इसको यूज करते रहें लेकिन ये पुनः उसकी प्राप्ति हो जाती है, ऐसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जल की पुनः प्राप्ति हो सकती है, मिट्टी की पुनः प्राप्ति हो सकती है, हवा की पुनः प्राप्ति हो सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा, इसका तो उपयोग हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में अब करना शुरू कर दिए हैं। सौर ऊर्जा से स्वचालित जो है गाड़ी आ चुकी है, कुकर आ चुके हैं, और ना जाने कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट जो है बनाए जा रहे हैं। आजकल तो बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे सोलर पैनल के जरिए बेसिकली बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी पहल है और बहुत सही पहल भी है, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है, स्मोक फ्री होता है। एक तरह से बोले तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। सेकेंड बात करते हैं हम नवीकरणीय संसाधन के प्रकार की। तो इसमें दो तरह के प्रकार होते हैं बेटा, एक होता है सतत या फिर प्रवाह संसाधन। कौन सा संसाधन, सतत या फिर प्रवाह संसाधन, और दूसरा हमारा आता है जैव संसाधन। सतत और प्रवाह संसाधन में जल और पवन दोनों आ सकते हैं। सोलर एनर्जी भी जो है इसी के अंतर्गत आता है, मतलब सौर ऊर्जा जो है वो भी सतत या प्रवाह संसाधन के अंतर्गत ही आता है। वही बात करें बेसिकली जैव संसाधन की बेटा, तो इसमें आ जाएगा वन्य प्राणी और वन्य जीव, ये सभी वन और वन्य जीव जो है ये सभी बेसिकली इसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, हम अगर नेक्स्ट बात करें अनवीकरणीय संसाधन की, तो अनवीकरणीय को हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी मतलब जिसको हम लोग रेन्यू नहीं कर सकते, जिसको हम लोग फिर से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। एग्जैक्टली डिफिनेशन वही है, वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे धातु, आपको पता है कोयला, एग्जांपल ले लें कोयला का जिस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या लगता है कोयला मतलब एक दो दिन में बन जाता होगा? नहीं, इसको हजारों लाखों साल लग जाते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं कोयलों को बनने में। अब सोचिए कि ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, बड़े 5 हॉर्स का मोटर से जो है पानी निकाल रहे हैं और 2 बूंद पानी डाल रहे हैं और बोल रहे हैं बन तो जा रहा है ना, पानी तो जा ही रहा है ना। तो ये नहीं चलेगा। ऐसे सोर्सेस जो क्या कहलाएंगे, वो अनवीकरणीय में आएंगे। इसलिए कोयला जो हो गया या फिर ईंधन जितने भी तरह के हो गए, जीवाश्म ईंधन हो गए, ये सभी बेसिकली किस में चले आएंगे, अनवीकरणीय सोर्स ऑफ अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। क्रूड ऑयल दिख रहा है यहाँ पे आपको, जो है न्यूक्लियर एनर्जी दिख रही है आपको यहाँ पे, कोयला दिख रहा है, इसके अलावा नेचुरल गैस जो है वो सभी तो ये सभी क्या हो गए, अनवीकरणीय। बेटा याद रखना, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बीच में अंतर। और कई ऐसे संसाधन हैं जो अनवीकरणीय है या नवीकरणीय है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ देगा एलपीजी गैस जो है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है, तो आपको बताना पड़ेगा ये नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है। इसका आंसर क्या होगा, अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। अनवीकरणीय संसाधन को भी बांटा गया बेसिकली 2 तरह के संसाधन में, एक चक्रीय और दूसरा क्या हो गया, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय में धातु आ गया और अचक्रीय में बेसिकली जीवाश्म ईंधन वगैरह आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो डिफाइन किया गया है वो स्वामित्व के आधार पर, यानी कि बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ये बेसिकली बांटा गया संसाधन 4 तरह के। तो कौन कौन से हो सकते हैं, जिसको हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। फिर से मैं देख लूं बेटा, संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, मतलब मालिकाना हक के आधार पर अगर बात करें संसाधन
4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? पहला व्यक्तिगत संसाधन, जैसे मान लेते हैं सपोज ये कलम हमारी है भैया, तो हमारे ही ना है, हम ही इसके मालिक हैं, तो ये स्वामित्व का आधार पर अगर संसाधन अगर ये होता या फिर है भी तो ये किसका है? हमारा है। इसमें आ जाएगा व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इसी तरह से एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम व्यक्तिगत संसाधन की। देखिए कहा जाता है वैसे संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे अब घर बना लिया मुझे, अब घर बना के क्या बोले हैं, पूरा गांव वाला उसमें आके रह जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। घर बनाए किसके लिए? अपने लिए बनाए, तो इसमें कौन रहेगा? हम रहेंगे। तो घर किसका संसाधन हो गया भैया? ये हो गया हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी, मतलब व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। तो इसलिए इस संसाधन एक ऐसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है क्या कहलाता है? व्यक्तिगत संसाधन। इसमें आ जाएगा भूखंड, घर व अन्य। ठीक है, तो बेटा व्यक्तिगत संसाधन के बाद अब हम जिस संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं वो संसाधन है हमारा सामुदायिक संसाधन। अब सवाल ये उठता है सामुदायिक संसाधन क्या है? देखिए सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन है जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है। जैसे बेटा मंदिर देख लेते हैं, मंदिर किसके लिए? हिंदुओं के लिए है कि नहीं? मस्जिद देख लेते हैं, किसके लिए? मुस्लिमों के लिए। गिरजाघर देख लेते हैं, चर्च जिसे बोलते हैं, किसके लिए? क्रिश्चियन के लिए। गुरुद्वारे वगैरह किसके लिए हो गए? गुरुद्वारे वगैरह किसके लिए हो गए? जो सिख हैं उनके लिए हो गए। ये तो हो गए उनके धर्म से संबंधित चीजें। अब देखिए कई बार गांव वगैरह में बनाया जाता है सामुदायिक भवन। अब वो सामुदायिक भवन का यूज क्या होता है? उसमें जितने भी गांव के लोग होते हैं उनसे रिलेटेड चीजों के बारे में वहां पे डिस्कस किया जाता है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो ग्राम कचहरी से संबंधित चीजें हो, या फिर किसी तरह का मीटिंग वगैरह हो, हर तरह की चीजें वहां पे होती है। तो वो किसके लिए? वो समुदाय के लिए। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज आएगी वो क्या कहलाएगा? सामुदायिक संसाधन आएगा, मतलब पूरी कम्युनिटी के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट संसाधन की बात करते हैं हम, तो हमारा राष्ट्रीय संसाधन आ जाएगा। मतलब नाम से ही पता चल रहा है राष्ट्रीय संसाधन मतलब राष्ट्र का संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब क्या होता है? राष्ट्र का संसाधन। तो हर वो संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार होगा, हर वो संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार होगा क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। बेटा एक चीज ध्यान में रखना, किसी भी देश के अंतर्गत उपलब्ध जितने भी तरह के संसाधन हैं वो सब क्या कहलाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन। देखिए देश में उपलब्ध जितने भी तरह के संसाधन है, चाहे वो कोयला, सोना, अबरख, जो भी चीज मिले वो सब क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। अच्छा एक बात बताइए, इंसान कैसे संसाधन होंगे? तो इंसान को भी तो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रख सकते हैं। मानव संसाधन है ना, वो भी एक तरह का संसाधन है। तो संसाधन पर अधिकार किसका है? अगर जिस देश से बिलोंग करता है वो उसी देश का संसाधन हो गया। तो इसलिए मानव संसाधन भी जो है किसी देश का की जनसंख्या जो होती है वह जो है राष्ट्र का संसाधन के रूप में ही कार्य कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब देखिए यहां पे क्या देखना है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन के आता है, ध्यान समझिएगा। कहते हैं वैसे संसाधन जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है, वैसे संसाधन जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है वो क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या कहलाता है बच्चों? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप जब भारत का मैप देखते होंगे तो आप समझते होंगे भारत के मैप वो स्थल सीमा और जल सीमा कौन है। तो ये हमेशा याद रखेगा कि जो उसकी जल सीमा, इसको तटीय रेखा बोलते हैं, भारत की तटीय रेखा। तो भारत की तटीय रेखा से 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम लोग अपवर्जक क्षेत्र बोलते हैं इसको। ठीक है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, मतलब यहां तक जो है, अब ये नहीं कि 200 किलोमीटर तक भारत का ही क्षेत्र, वो नहीं, आर्थिक गतिविधियां जितनी भी तरह की होंगी वो नियंत्रण में किसका होगा? भारत की होगा। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र या फिर अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि भारत का आर्थिक अपवर्जक, किसी भी देश का आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र उसके समुद्री तटीय क्षेत्र से कितने किलोमीटर तक का दायरा हो सकता है? आंसर से कितना होगा? 200 किलोमीटर तक का। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विकास के स्तर पर। तो विकास के स्तर पर बात करें तो ये भी कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है? 4 कैटेगरी में। पहला हो गया संभावित संसाधन। पहला क्या हो गया बेटा? संभावित संसाधन। दूसरे संसाधन की जब हम बात करेंगे बेटा तो दूसरा संसाधन हमारा हो जाएगा विकसित संसाधन, फिर हो जाएगा भंडारण संसाधन, और सबसे लास्ट जो होगा वो होगा संचित कोष संसाधन। 4 तरह के संसाधन फिंगर पे देखते बेटा। पहला संभावित संसाधन, दूसरा हमारा हो गया विकसित संसाधन, तीसरा हो गया हमारा भंडारण संसाधन, और चौथा हमारा हो गया संचित कोष संसाधन। एक एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भंडारण संसाधन किसे कहते हैं, सॉरी संभावित संसाधन किसे कहते हैं। बेटा देख संभावित संसाधन, तो बेटा संभावित संसाधन के बाद बेसिकली हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक हमारा हो जाता है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन जो होता है ये एक ऐसा संसाधन है जिसे उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान में उपयोग नहीं लाया जा सकता।
उसे भंडार संसाधन कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर किसी टेक्निक के अभाव में हमारे पास जो सोर्स अवेलेबल है उसका अगर हम यूज नहीं कर पा रहे, मतलब किसी कारणवश हम उसका यूज नहीं कर पा रहे, अभी वर्तमान में उसका जो है कोई टेक्निक ऐसी नहीं है जिससे हम उसको यूटिलाइज कर सकेंगे, तो ऐसे कंडीशन में वैसे संसाधन जो है वो क्या कहलाएंगे, भंडार संसाधन कहलाएंगे। तीसरे संसाधन की अगर हम बात करें तो तीसरा संसाधन हमारा जो है वह विकसित संसाधन है। विकसित संसाधन के बारे में कहा जाता है एक ऐसा संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। क्या बोले फिर से बेटा, वैसे संसाधन जिन्हें उपयुक्त तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, विकसित संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो संचित कोश संसाधन, मतलब ये ऐसा संसाधन हो गया जिसमें उपलब्ध तकनीक के आधार पर अगर हम प्रयोग में उसको ला सकते हैं तो वैसे संसाधन को हम संचित कोश संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, संचित कोश संसाधन। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिकली 4 प्रकार के संसाधन, ध्यान से देखिए, है ना। पहला हो गया हमारा संभावित संसाधन, दूसरा हो गया विकसित संसाधन, फिर हो गया भंडारण संसाधन, फिर संचित कोश संसाधन। ठीक है बच्चों, तो फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं संचित कोश संसाधन के साथ, और फिर हम कल आएंगे फिर से नेक्स्ट क्लास लेके इसी टॉपिक्स को फिर हम आगे देखेंगे। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बेसिकली प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, पिछले 10 वर्षों में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों को हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पर, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे निकल के आएंगे उन सभी पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें सिद्धांत एजुकेशन।